जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में लगातार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यह है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कशन, किसी भी चैप्टर का हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस चारों सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज डिस्कशन आपको देखना है। प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर वाइज डिस्कशन देख सकते हैं। ट्रिकी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो कि जीएस के ट्रिकी वीडियोस आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। याद वो क्वेश्चंस याद नहीं होते हैं, लेकिन ट्रिक से आपको याद हो जाते हैं। ट्रिकी वीडियोस हो गए, वैकेंसी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। प्रैक्टिस बैच, जैसे अभी हम हिंदी का प्रैक्टिस करा रहे हैं, अभी मैथ्स का प्रैक्टिस चल रहा है, रीजनिंग और जीएस सबका प्रैक्टिस चल रहा है लगातार। इसमें डे बाई डे चल रहा है। स्टडी बाई सिलेक्टेड टीचर्स, यानी गवर्नमेंट टीचर द्वारा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड टीचर्स आपको जो है कि एजुकेट कर रहे हैं। जैसे मैथ्स जो पढ़ाते हैं वो दीपक सर, वो बैंक पीओ, इसके बाद फिर जो है कि आरआरबी पीओ, इसके बाद फिर अभी फ़िलहाल जो है कि प्राथमिक विद्यालय में सरकारी अध्यापक हैं। अभी वर्तमान में वीडियो में शूट कर रहा हूँ जयशंकर यादव में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में समीक्षा अधिकारी हूँ। तो इसलिए आपको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है और मटेरियल बेस्ट से बेस्ट दिए जाने का कोशिश किया जा रहा है। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज्ञा का समानार्थी शब्द क्या होता है? स्वीकार, विधि, आदेश या फिर नियोग? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। आज्ञा का समानार्थी शब्द होता है आदेश। देखिए, अब आप कहेंगे कि भाई आज्ञा का मतलब लेना होता है, आदेश का मतलब आदेश देते हैं। ध्यान समझिएगा, आप अर्थ के आधार पर जब वाक्य पढ़ेंगे तो वाक्य में एक आज्ञावाचक वाक्य आता है। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में आपको कहा जाता है कि भाई यदि किसी प्रकार का आदेश करना हो या अनुमति मांगनी हो, दोनों के लिए यह आज्ञावाचक प्रश्न के अंतर्गत आता है। तो आज्ञा का समानार्थी शब्द आदेश ही होता है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न में कह रहे हैं विपरीतार्थक शब्द बताएं। ज्ञानी शब्द है, इस ज्ञानी का विपरीत अर्थक मूर्ख, विद्वान, विदूषक या फिर अल्पज्ञ? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए मूर्ख तो बिल्कुल सही जवाब है। ज्ञानी का विपरीत मूर्ख होता है। विद्वान आप जानते हैं भाई, जिसके पास ज्ञान है वही विद्वान है। ठीक है, तो ज्ञानी का विलोम हो नहीं सकता। अल्पज्ञ का मतलब जो कम जानता है। अब आप कहेंगे जो ज्ञानी है जो कम जानता है विपरीत हो सकता है? नहीं, अल्पज्ञ का मतलब जो कम जानता है और इसका जो विपरीतार्थक होगा वो बहुज्ञ होगा। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता है, बहुज्ञ मतलब जो ज़्यादा जानता है। ठीक है, और विद्वान है, विद्वान के स्त्रीलिंग विदुषी होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। विदूषक ये कोई शब्द नहीं होता है, विदुषी होता है, विदूषक नहीं होता है। अगला प्रश्न, मनमोहन ने अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का दृढ़ संकल्प किया है। दृढ़ संकल्प किया है, ये जो अंडरलाइन है ना संकल्प, इसका आपको विलोम बताना है। ठीक है, विकल्प, निष्कल्प, कायाकल्प या फिर अकल्प? तो संकल्प का विलोम होता है विकल्प, है ना। पूरा वाक्य दिया है, वाक्य में से आपको एक शब्द अंडरलाइन करके बता रहा है कि संकल्प का विलोम बताएं, तो आपने कहा संकल्प का विलोम हो जाएगा विकल्प। संकल्प का मतलब हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है, करना तो मुझे यही है, और विकल्प का मतलब चलो ठीक है ये नहीं तो ये भी कर लेंगे। ठीक है, तो वो विकल्प होता है, मेरे पास विकल्प है। ठीक है, अनिवार्य, जैसे आपसे पूछता है कभी कभी कि भाई अनिवार्य का विलोम बता दो, तो अनिवार्य का मतलब क्या होता है? अनिवार्य का मतलब ये काम आपको करना ही करना है, और इसका जो विलोम होता है उसका विलोम होता है वैकल्पिक। ठीक है, तो अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक की। अनिवार्य का मतलब मैंडेटरी है, आपको यही करना है। वैकल्पिक का मतलब ऑप्शनल है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। चलिए, मनुष्य की लोभी प्रवृत्ति के कारण आज जंगल सिमट कर रह गए हैं। इस जो सिमट कर रह गए हैं, ये सिमट जो है उसी का विलोम बताना है, रेखांकित का विलोम बताना है। तो आपने कहा विस्तार, फैलाव, सुदूर या विग्रह? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए विस्तार तो बिल्कुल सही जवाब है। सिमट कर रह जाना यानी विस्तृत हो, उसका विलोम हो जाएगा विस्तृत होना, यानी विस्तार इसका विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताएं जो सब कुछ जानता है। अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ, जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ, और जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ। देखिए, बहुज्ञ और सर्वज्ञ में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, सर्वज्ञ का मतलब हो गया कि जो सब कुछ जानता है, और बहु का मतलब जो बहुत कुछ जानता है। ठीक है,
तो जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो बहुत कुछ जानता है वो बहुज्ञ, और जो कम जानता है वो अल्पज्ञ, अल्प ज्ञानी जो होता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान समझिएगा, ये अज्ञ जो दिया है, अज्ञ का विलोम होता है भिज्ञ। क्या होता है? अज्ञ का विलोम भिज्ञ, और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत अच्छे से नोट करिएगा, नोट करके रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में इसको रखिएगा। ये बार बार पूछा आता है प्रश्न, कहीं विलोम पूछ लेगा तो कहीं अर्थ पूछ लेता है आपसे। तो अब समझिएगा बात को, अज्ञ का भिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अब लोग करते क्या है, भिज्ञ पूछा, उसका विलोम अनभिज्ञ कर दिया, ठीक है, या अभिज्ञ कर दिया, भिज्ञ का अभिज्ञ कर दिया। ये पूरा पूरा एकदम सेक्शन गड़बड़ा जाता है। समझिएगा कैसे, इस अज्ञ का मतलब होता है जो न जानकार होता है, मतलब जिसके पास जानकारी नहीं होती है उसे अज्ञ कहते हैं, और जिसके पास जानकारी होती है उसे भिज्ञ कहते हैं, मतलब जानकार व्यक्ति। अज्ञ न जानकार और भिज्ञ मतलब जानकार। उसी प्रकार से अभिज्ञ मतलब क्या होता है, जानकार होता है, और अनभिज्ञ मतलब न जानकार होता है, ठीक है। तो ये दोनों जानकार वाले हैं, ये दोनों न जानकार वाले हैं, ठीक है। तो अब एक ट्रिक भी अगर कनेक्ट कर सकते हो तो कनेक्ट कर लीजिए कि अज्ञ भिज्ञ, दो शब्द, दो अक्षर वालों का विलोम दो अक्षर वाला, तीन का चार, मतलब छोटे वाले का विलोम छोटा वाला और बड़े वाले का विलोम बड़ा वाला, ठीक है। अज्ञ, भिज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, रट लीजिएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन विशेषज्ञ, किसी चीज का जब ज्ञाता कोई आदमी हो जाता है तो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला। आपके ऊपर किसी ने कोई उपकार कर दिया तो आप अगर मान रहे हैं तो आप कृतज्ञ हैं। अगर आप किए गए उपकार को नहीं मानते हैं, चलो छोड़ो कौन सा बहुत बड़ा काम मेरे लिए कर दिया, तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही हो तो भाई वीडियो लाइक करते चलिएगा। अगला प्रश्न, गूलर का फूल होना का अर्थ बताएं। कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना, या फिर व्यर्थ की बात करना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है कभी भी न दिखाई देना, ठीक है। गूलर का फूल होने का मतलब कभी भी न दिखाई देना। अगला प्रश्न, घाट घाट का पानी पीना के लिए का अर्थ बताइए। बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अनेक लोगों से मित्रता करना, रोजगार के नए अवसर तलाश करना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए बहुत अनुभवी होना तो बिल्कुल सही जवाब है। घाट घाट का पानी पीने का मतलब भैया कहते नहीं है कि भैया हम घाट घाट का पानी पिए हैं, या फलाना व्यक्ति घाट घाट का पानी पिया, इसका मतलब बहुत अनुभव है उसके पास, ठीक है। तो कहते हैं घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बहुत अनुभवी होना, और बार बार पूछा था परीक्षा में ये। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस, या फिर वीर रस। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस तो बिल्कुल सही जवाब है। सर्वश्रेष्ठ रस और रसों का राजा भी अगर किसी को कहा जाता है तो वो होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। अब रस कितने होते हैं भाई? रस शुरुआत में थे 8, जो कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताए थे। भरत मुनि ने किस में बताए थे? नाट्य शास्त्र में। बाद में एक जुड़ गया शांत रस और हो गए 9। अब नए विद्वानों, हिंदी के विद्वानों ने 2 और जोड़ दिया है, भक्ति और वात्सल रस, तो हो गए हैं 11, ठीक है। तो मूलतः अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे रसों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अब ये श्रृंगार रस क्या है? सर्वश्रेष्ठ रस है और रसों का राजा है। श्रृंगार का जो श्रृंगार भी 2 प्रकार का होता है, इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। अब जान लीजिए श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस में क्या होता है कि जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन आपस में होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं, और जब मिलन का वर्णन होता है यानी सुखद वर्णन होता है तो उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, और जब दुखद वर्णन होता है तो उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए श्रृंगार रस बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है, लगातार परीक्षाओं में पूछा भी जाता रहता है। अब इसका जो स्थायी भाव होता है श्रृंगार का रति होता है। वीर रस हो गया, वीर रस जब काव्य पढ़ने से आपको लगे कि अरे उत्साह मन में उत्पन्न हो रहा है तो इसका स्थायी भाव भी उत्साह ही होता है, ठीक है, वीर रस। रौद्र रस मतलब रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध, जब पढ़ने से आपको क्रोध आए यानी गुस्सा आए तो वो हो जाता है रौद्र रस। और करुण रस, करुण रस का मतलब कि है दीनहीन भावना, दयनीय स्थिति अगर होता है उसे करुण रस कहते हैं। करुण का जो है कि अस्थायी भाव शोक होता है और रौद्र का क्रोध होता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कुंडलियां है ये। कुंडलियां 6 चरण वाले छंद को कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16, 24। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी
24, तो बिल्कुल सही जवाब है। कुंडलियाँ में 24 मात्राएं होते हैं प्रत्येक जो है कि चरण में। अब यहाँ ऑप्शन दिया है सी में 16। अब ये 16 क्या है? 16 चौपाई में होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये सममात्रिक छंद का उदाहरण होता है, स्पष्ट उदाहरण। और ये 13 जो दिया है, 13 तो नहीं होता है किसी का, 13-11 होता है, 13-11 और ये दोहा का होता है। किसका होता है? दोहा का। दोहा के जो है कि ऐसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा क्या कहते हैं? विषम मात्रिक छंद। यहाँ 11 दिया है ना, 11 ठीक उल्टा पूछा आता है कि भाई दोहा का ठीक उल्टा कौन सा छंद है, तो आप बताते हैं सोरठा है। कौन है? सोरठा है, जिसमें 11-13 मात्राएं होती हैं, और ये भी विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। भाई 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में, तो सममात्रिक समान मात्राएं हैं, सममात्रिक, इसमें विषम असमान मात्राएं हैं, तो इसको विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। प्रयुक्त वाक्य में वाक्य बताएं। प्रयुक्त वाक्य में सही वाक्य, मतलब वाक्य का भेद बताना है आपको। संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान समझिएगा, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। जब कभी भी जो, जिनके, जिससे, जिनके लिए, इस प्रकार का शब्द से अगर दो वाक्यांशों का जुड़ाव होता है तो हम कहते हैं भाई वहाँ मिश्र वाक्य हो जाता है। अब इस मिश्र वाक्य के बैकग्राउंड को थोड़ा समझ लेते हैं। वाक्य देखिए, वाक्य दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, एक रचना के आधार पे और एक अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे वाक्य होते हैं 3। रचना के आधार पे वाक्य कितने होते हैं? 3। और अर्थ के आधार पे होते हैं 8। ये जो रचना के आधार पे 3 होते हैं ना, वो यही हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये 3 वाक्य हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें न तो इसमें जो है कि तो, न तो अतः, न तो किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, जो, जिनके, जिसके लिए, इन सब का प्रयोग नहीं होता है। ये सरल वाक्य होते हैं। जहाँ कहीं भी जो, जिनके, जिससे, जिसके लिए, इस प्रकार का शब्द हो गया तो आप कहेंगे कि मिश्र वाक्य है। ठीक है। और जब संयुक्त वाक्य का मतलब क्या है? जब जो है संयोजक से जुड़े होते हैं। कौन कौन संयोजक? और, एवं, तथा, लेकिन, परंतु, किंतु, इसके बाद अतः, अतएव, इसलिए, इन प्रकार के जब शब्दों से जब दो वाक्यांशों का जुड़ाव होता है तो इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है। तो वाक्य का पहला जो रचना के आधार पे वाक्य का वर्गीकरण है, तो 3 प्रकार के होते हैं: सरल, मिश्र और संयुक्त। और अर्थ के आधार पे साफ साफ पूछा था, अर्थ के आधार पे वाक्य कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और आपसे पूछता है अर्थ के आधार पे शब्द बता दो कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पे शब्द 4 होते हैं और वाक्य होते हैं 8। कंफ्यूज मत होइएगा। अर्थ के आधार पे वाक्य शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं और वाक्य कितने होते हैं? 8 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और रचना के आधार पे वाक्य 3 और रचना के आधार पे शब्द भी 3 ही होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और ये भेद जरूर याद रखा करिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा आता है। वीणापाली शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु समास? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास, तो बिल्कुल सही जवाब है। समास का अंतिम पार्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कहता है कि भाई हमारे दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है। इस वीणापाणी मतलब वीणा हाथ में लिए हुए अर्थात माँ सरस्वती, किसी तीसरे को अगर प्रमुख बना देते हैं तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है, वीणा हाथ में लिए हुए। इनके उदाहरण दशानन हो गए, गजानन हो गए, ठीक है, चतुर्भुज हो गए, ठीक है, पीताम्बर हो गए, नीलकंठ हो गए, ये सब बहुव्रीहि के उदाहरण हैं। ठीक है। तत्पुरुष क्या कहते हैं भाई? तत्पुरुष कहते हैं कि हमारा जो द्वितीय पद है यानी उत्तर पद है वो प्रधान होता है और किसी भी कारक का प्रयोग यदि हो जाता है समास विग्रह में तो वो तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाएगा। द्वंद्व क्या होता है भाई? द्वंद्व कहते हैं कि भाई हमारे दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों पद प्रधान तो हैं लेकिन हमारा जो समास विग्रह होगा उसमें और एवं तथा का भाव निकलेगा, और एवं तथा अथवा का भाव निकलेगा। अगर ऐसा निकलता है तो द्वंद्व समास होता है और प्रायः इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे रुपया, पैसा, माता पिता, भाई बहन, है ना, योजक चिन्ह लगा होता है। कभी कभी नहीं भी लगा होता है, जैसे देवासुर कह दिया अगर हमने तो देवासुर में देखिए अब इसमें नहीं लगा हुआ है, योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन फिर भी जो है कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो कहेंगे देव और असुर, है ना, तो देव और असुर, और का भाव आ रहा है ना, तो बस द्वंद्व समास है। और एवं तथा, लेकिन, और एवं तथा अथवा इसका भाव अगर आता है तो ये द्वंद्व समास है। द्विगु समास कहते हैं कि भाई हमारा उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा और हमारे समास विग्रह में जो है हम देखेंगे कि जो हमारा समस्त पद होता है उसमें
क्या होगा भाई, उसमें प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद यानी उत्तर पद जो होगा वो विशेष से होता है, ठीक है, वो विशेष से होता है। जैसे नील कमल, अगर हमने नील कमल कह दिया तो हमने कहा भाई प्रथम पद विशेषण नील, नीला और कमल, तो विशेषण और विशेष से क्या संबंध होता है, तो हम कहेंगे ये द्विगु समास की बात हो रही ना, हम कर्मधारय बताने लगे, माफ कीजिएगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, ठीक है, प्रथम पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसे चौपाया, त्रिभुज, है ना, त्रिनेत्र, है ना, तो ये सारे के सारे द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। चलिए, इसमें से अश्लील शब्द का विलोम बताएं। अश्लील, श्लील, दुश्लील, विश्लील, कुश्लील। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। अश्लील शब्द का विलोम होता है श्लील। देखिए, श्लील जो होता है, श्लील का मतलब होता है सभ्य, सभ्य जो होता है उसे श्लील कहते हैं, और अश्लील का मतलब असभ्य होता है, ठीक है, तो सीधे सीधे विलोम हो जाएगा इसका। शशक किसका पर्यायवाची है? खरगोश, हरि, नाहर, शार्दूल। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। शशक जो है, बचपन से पढ़ते हैं शशक मतलब खरगोश, शशक मतलब खरगोश, तो आपने कहा शशक जो है खरगोश का पर्यायवाची है। हरि, नाहर, शार्दूल ये सब तो शेर के पर्यायवाची है। आगे, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, है ना, इस लोकोक्ति का सही आशय बताएं। संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, या एक से स्वभाव वाले होना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। एक दूसरे की सहायता करना ये होता है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। अरे भाई, कभी आपने हमारी मदद कर दी, कभी हमने आपकी मदद कर दी, तो इसे कहते हैं कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती, मौक्तिक, मुक्तक, या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। मौक्तिक जो है मोती का तत्सम रूप होता है। तत्सम क्या होता है भाई? संस्कृत के वे शब्द जो को हूबहू ला करके हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जब हिंदी रूपांतरित करके करते हैं, यूज करते हैं, तो हम उसे तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। और तत्सम शब्द पहचानने का बेहतरीन तरीका यह है कि जब कहीं भी अगर छ छतरी दिखाई जाए तो मान लीजिए क्या है, तत्सम है। शलजम तत्सम, प्रायः संभावना है, कभी कभी नहीं भी होता है। खटकोट श दिखाई जाए तत्सम, व वकील तत्सम, ऊपर वाला र तत्सम, ऋषि वाला र तत्सम, अगर ये वाला र दिखाई दे तो भी तत्सम। तो इनसे आपको हेल्प मिलेगी कि ये तो तत्सम हो गए, ठीक है, बाकी में हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। त्रिदोष, 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 त्रिदोष। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। त्रिदोष वर्तनी, वर्तनी की बात है। वर्तनी के लिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि लगातार आप किताब पढ़ें, अखबार पढ़ें, जो भी पढ़ सकते हो, 1 पेज 2 पेज प्रतिदिन पढ़ें, हिंदी आपकी वहीं से बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। चलिए, सूर्यास्त के समय दिखाई देने वाली लालिमा को क्या कहते हैं? उषा, उषा, उपास्य, औरस। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है उषा। सूर्यास्त के समय दिखाई देने वाली लालिमा को उषा कहते हैं। ये उषा तो लिखा ही गलत है, ये वाली उषा सही है। इस उपास्य का मतलब जो उपासना करने योग्य हो उसे उपास्य कहते हैं। और इस औरस का मतलब होता है कि विवाहित स्त्री से जो पुत्र जन्म लेता है उसे हम औरस कहते हैं, ठीक है, यानी जायज पुत्र जिसको बोलते हैं वो होता है औरस। उषा, सूर्यास्त के समय दिखाई देने वाली लालिमा क्या कहते हैं? उषा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपके लिए होमवर्क है, विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? ठीक है, हास्य रस, शांत रस, वात्सल रस, अद्भुत रस। तो आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है और आप जो है इसे करके तुरंत आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अगर लास्ट तक आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नए नए वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। और बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।